में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम यूपी पीसीएसजे का 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। इसमें है 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर हुए वो 24 जनवरी 1950 को हुए और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 393 के अंतर्गत। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। तो हमारा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 15(4) के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा है कि यह हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार एवं आधार स्तंभ है। तो हमारा ऑप्शन ए है प्रस्तावना, और हमारा ऑप्शन सेकंड है मूल अधिकार, और तीसरा है मूल कर्तव्य, और फिर हमारा डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें हमारा आंसर, इसमें करेक्ट आंसर है बी, मूल अधिकार। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनाम भारत संघ 2017 निर्णीत किया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 9 न्यायमूर्ति की पीठ हुआ। तो देखिए दोस्तों, न्यायमूर्ति के.एम. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के बाद में 9 न्यायमूर्ति की संविधान पीठ ने धारित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है तथा आधार गरीब व्यक्ति को एक विशेष पहचान देता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, सरकार की लाभकारी योजना और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अनिवार्य है, जबकि मोबाइल नंबर, बैंक खाता, संस्थानों में प्रवेश परीक्षा बच्चों को मिलने वाली सरकारी लाभ के लिए अनिवार्य नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत निर्णय ने धारित किया कि आधार मात्र उन्हें एक विशेष पहचान ही नहीं देता बल्कि गरिमा में जीवन भी देता है। तो हमारा आंसर ए है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती है। तो हमारा इसका आंसर है करेक्ट आंसर बी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, यानी कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती है। फिर हमारा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें है ए में है 39 है, 39 ए में है जो हमारा वो है निःशुल्क विधिक सहायता, और हमारा फिर बी है, बी में है आर्टिकल 213 जिसमें है हमारा राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और फिर है हमारा सी में है अनुच्छेद 44, इसमें है हमारा समान नागरिक संहिता, फिर है हमारा ऑप्शन डी में अनुच्छेद 50 यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसमें हमारा अब करेक्ट ऑप्शन होगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निबंधों की युक्तियुक्तता तय करने में सहायक होते हैं। फिर हमारा है कारण आर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं। तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या फिर डी। तो हमारे इसमें है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें जो हमारा है ए है क्षमादान की शक्ति, जो हमारी क्षमादान की शक्ति है वो दी गई है हमारा आर्टिकल 72 में, तो ए का 4। फिर हमारा इसमें है बी, संघ की कार्यकारी शक्ति, जो हमारी संघ की कार्यकारी शक्ति दी गई है वो दी गई है 53 में, तो इसमें बी का हो जाएगा 3।
53। और जो हमारी प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति है वो इसमें सी ऑप्शन है, तो वो हमारी जो दी हुई है वो आर्टिकल 75 में दी हुई है। तो हमारा जो सी का मैच हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 के साथ। और फिर हमारा जो डी है ना, अटर्नी जनरल की नियुक्ति, तो जो हमारा इसमें जो अटर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है वो होती है आर्टिकल 76 में। तो इनको मिलान करने के बाद हमारा आंसर होगा बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधनों द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंधों का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ए है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में, बी है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, और हमारा 3 है नगर पालिका अधिनियम, और 4 हमारा निःशुल्क विधिक सहायता। जो हमारा ये है निःशुल्क विधिक सहायता, तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शामिल किया गया था वो 1977 में शामिल किया गया था। और फिर है हमारा सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, तो हमारा जो ये है इसको 1978 में शामिल किया गया था। और फिर जो हमारा है तीसरा है नगर पालिका अधिनियम, जो नगर पालिका अधिनियम है वह हमारा 1992। और जो हमारा 4 है निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये हमारा 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सही ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी, तो हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट। यह की गई थी हमें विजय कुमार मोहंती बनाम जादू के बाद में। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों को तैतिक क्रम में लगाइए। तो हमारा इसमें जो है वो हमारा जो है पहले नंबर पाएगा हमारा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, क्योंकि जो हमारा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य है वो हमारा जो केस है वो है 1952 का। तो इसमें पहले आएगा 1। फिर इसमें जो हमारा है वो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत का मामला है, तो वह हमारा 1976 का। फिर वो आएगा 2। फिर आएगा हमारे तीसरे नंबर पे आएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो हमारा मेनका गांधी का केस है वो 1978 का है। तो हमारा इसमें है ए के गोपालन 1 पे, और जो एसडीएम जबलपुर है वो 2 पे है, तो वो है हमारा फिर 1 पे। 1 वाला है हमारा 3 मेनका गांधी बनाम भारत, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल किया गया है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है करेक्ट, अनुच्छेद 75 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन ए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। फिर हमारा कारण है आर, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है डी करेक्ट है, ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार तो है, जिसके अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जबकि इसके पूर्व भी हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 41 में है, जो एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में था। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है ए मृत्यु का अधिकार। जो हमारा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जीवन का अधिकार है वो मरने का अधिकार है वो जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कब्जे वाले व्यक्तियों के पास असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ बेहतर हक होता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस वाद में दुष्कांटित किया गया। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए आर्मरी बनाम डेलामायर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेविनी द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया। तो हमारा इसमें है ऑप्शन बी काल्पनिक सिद्धांत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है करेक्ट, ऑस्टिन ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, टेकिंग राइट सीरियसली पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें है डार्विन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है, यह किसका दावा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है बी, यह है हार्ट का।
ये हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया है कि अधिपत्य का आश्रय कब्जे का एक आवश्यक तत्व है? तो हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट, सेविनी का। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो ए है हमारा थॉमस एक्विनास, बी है जॉन ऑस्टिन, 3 है केल्सन, डी है रोल्स। फिर इसको हमें जो इसका की मैचिंग करनी है वो हमें करनी है मानक क्रम और समादेश सिद्धांत और तर्कों का आदेश और न्याय का सिद्धांत से और नियमों की प्रणाली से। तो हमारा इसमें जो मैचिंग है ये है, इसमें एक आया थॉमस एक्विनास का है जो तर्कों का आदेश है, और जॉन ऑस्टिन है जो समादेश का सिद्धांत से संबंधित है, केल्सन है मानक क्रम से संबंधित, और जो हमारा रोल्स है वो है न्याय के सिद्धांत से संबंधित। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकास के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। इसमें फिर हमारा है क्रम वाइज, इसमें हमारा है देखो, जो मैन के अनुसार विधि के विकास का सही क्रम है वो है, सबसे पहले है हमारा शासकों द्वारा देवीय प्रेरणाओं से बनाई गई विधि। फिर हमारा जो 2 है दूसरे नंबर पे है रूढ़िगत विधि। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आएगा पुजारियों के पास विधि का ज्ञान। फिर हमारा लास्ट में आएगा संहिताकरण, सबसे बाद में संहिताकरण हुआ, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी है करेक्ट। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, यह कथन किसका है? तो हमारा इसमें एक तो है आर पाउंड, और हमारा बी है अरस्तु, और 3 है हमारा जॉन रोल्स, और डी है महात्मा गांधी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जॉन रोल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी, यह कथन किसका है? तो हमारा ऑप्शन है इसमें सी है, क्वेश्चन है लॉर्ड लॉयड ऑफ हेम्पस्टेड का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूगिट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया, यह सिद्धांत कहा जाता है? तो हमारे इसमें ऑप्शन है बी, सामाजिक समयिकता का सिद्धांत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व निर्णय का सिद्धांत का क्या अर्थ है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो हमारा इसमें आंसर ए सही है, एक पूर्व का मामला जिसे वाद के मामलों के लिए नियम के रूप में लिया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, निम्नलिखित का कथन है? तो इसमें ऑप्शन डी है सही, सी के एलन का। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन, विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, यह कथन निम्न का है? तो ऑप्शन डी अरस्तु का। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सामाजिक नैतिकता के ऊपर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी है? तो हमारा ऑप्शन ए, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पागला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का वाद संबंधित है? तो हमारा इसमें होगा ऑप्शन करेक्ट होगा सी, मृत्युकालिक कथन से। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों यानी कि गवाहों की विशेष संख्या का उपबंध नहीं किया गया है? तो यह है बी, 134। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धारा में सहअपराधी को एक सहसाक्षी घोषित किया गया है? तो हमारे इसमें है ऑप्शन डी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में। फिर है अगला क्वेश्चन, अभिलेखों को साबित करने संबंधी किस विशेष उपबंधों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया? तो इसमें हमारा है ऑप्शन बी, धारा 65A तथा 65B। फिर है अगला क्वेश्चन, कथन ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 132 का परंतु स्वयं के दोषी होने के विरुद्ध नियम का एक पहलू है। फिर हमारा है कारण आर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति न्याय करने में सक्षम साक्ष्य को सुनिश्चित करना है। तो इसमें जो है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा सही, दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो हमारा जो ये है सामान्य नियम है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के अनुसार यदि किसी साक्षी का साक्ष्य ऐसा है कि स्वयं उस साक्षी को फंसाता है तो भी साक्षी उस साक्ष्य को देने के लिए बाध्य किया जाएगा, परंतु इस साक्ष्य के आधार पर साक्षी को गिरफ्तार तथा अभियोजित नहीं किया जा सकता, परंतु मिथ्या साक्ष्य के अभियोजन में साबित किया जा सकता है। यह हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है तो इस प्रकार का दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा? तो हमारा इसका ऑप्शन है बी, मौखिक साक्ष्य। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करें तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें है हमारा याददाश्त का पुनः ताज़ा करना। तो इसका जो याददाश्त का पुनः ताज़ा करना है वो है हमारा सेक्शन 159।
फिर है हमारा मृत्युकालिक घोषणा। मृत्युकालिक घोषणा हमारी 32 के सबसेक्शन 1 में। फिर हमारा है 3 सूचक प्रश्न, जो हमारे सूचक प्रश्न है वह है सेक्शन 141 में। फिर हमारा डी है पक्षद्रोही साक्ष्य, जो हमारा पक्षद्रोही साक्ष्य है वह है सेक्शन 154 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है हमारा दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है, तो धारा 90, तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर है हमारा बी, किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से नहीं देखा गया है, जीवित नहीं सुना गया है, तो वह है हमारा धारा 108 में भी करेक्ट है। फिर हमारा है सी, मूक साक्षी, तो हमारा है धारा 119 में मूक साक्षी भी करेक्ट है। फिर है हमारा डी, दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा, तो ये है हमारा, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। जो हमारी दहेज मृत्यु से संबंधित उपधारणा है वो धारा 113 बी में उपबंधित है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रभाव के उल्लंघन में होने के कारण चुनौती दी गई थी। तो ये हमारा है इसमें ऑप्शन बी, बम्बई राज्य बनाम काटे कालू में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारे इसमें ऑप्शन है बी सही, संस्वीकृति से संबंधित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निश्चयात्मक साक्ष्य से संबंध रखती है। तो हमारे इसमें है ऑप्शन ए, धारा 41, 112 तथा 113। तो हमारा है अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं से बात करने में भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक है, निम्नलिखित मामले में अभिनिर्धारित किया गया था। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन सी, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जो हमारा ये साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का बात था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है, स्वयं से बात करने भी संस्वीकृति हो सकती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 44, इसमें कै का खे को इरादतन गोली मारकर हत्या के लिए विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि कै की हत्या करने के आशय से लोगों पर गोली चलाने की आदत थी। तो इसमें ऑप्शन बी सुसंगत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एक विद्यार्थी को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत एक विशेषज्ञ माना जा सकता है, शीर्ष अदालत ने यह भी निर्धारित किया है। तो हमारा है ऑप्शन बी, कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रेस जेस्टे को एक अपवाद के रूप में मंजूर किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी, अनुश्रत साक्ष्य के। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ। तो हमारा ऑप्शन ए, 10 जनवरी 1946 को। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग वैधानिक कार्यों को संपादित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी, महासभा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद प्रावधानित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय पर आधारित है। तो हमारा है ऑप्शन सी, आर्टिकल 92। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य है। तो हमारा इसमें है ऑप्शन बी, आर्टिकल 25। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदित किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, महासभा द्वारा। हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य 3 सालों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष निर्वाचित किए जाते हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शन है, आंसर है इसका 1/3 सदस्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है कि हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है। तो हमारा इसमें है ऑप्शन डी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के निम्नलिखित अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किया गया है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के होंगे। तो इसमें है ऑप्शन डी, एक प्रतिनिधि। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, हम विखंडित विश्व है, हमें शांति वाले विश्व की आवश्यकता है, यह किसका कथन है। तो इसमें ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरस का। हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के धारणीय विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुए। तो हमारा है इसमें ऑप्शन सी, जनवरी 2016 में।
अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन की अग्रणी संस्था अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की स्थापना किसने की? तो हमारा इसमें ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करता है? तो हमारा इसमें ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार है? तो हमारा इसमें ऑप्शन है ए, संप्रभु समानता। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 एवं 2 में। हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित दीपोत्सव के समय प्रथम महिला मुख्य अतिथि कौन थी? तो इसमें है ऑप्शन ए, किम जुंग सूक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करो तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा है सेक्शन 1 में सेक्शन 92 में जो हमारा वो है प्रत्यासन का सिद्धांत टीपीए में। फिर हमारा सेक्शन 2 में है धारा 14, जो धारा 14 में है वो है शासवता के विरुद्ध नियम। फिर जो हमारा है विबंध द्वारा अनुदान, वो है हमारा सेक्शन 43। और जो है हमारा संचयन का सिद्धांत, वो है हमारा धारा 17 में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित में की मान्यता नहीं देता है? तो इसमें है सी, पूर्व समयवार के अंतर्गत नोटिस की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन एजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निधि अर्जित कर सकता है? तो हमारा है ऑप्शन ए, जन्म होने पर। हमारा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं है? तो हमारा इसमें ऑप्शन है सी, आराधना करने का अधिकार, यानी कि पूजा करने का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया है कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? तो इसमें है हमारा ऑप्शन ए, वीएन सरीन बनाम अजीत कुमार, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत समाहित किया गया है? तो हमारा इसमें है ऑप्शन बी, 61। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखियो हमारा जो ए है वो है प्रीमियम, जो हमारा प्रीमियम दिया हुआ है वो प्रीमियम है हमारा पट्टे से संबंधित है। फिर बी है हमारा सार्वभौमिक अदाता, जो सार्वभौमिक अदाता है वो हमारा है दान से संबंधित। और जो हमारा मोचन है हमारा बंधक से संबंधित, क्योंकि बंधक का ही मोचन होता है। फिर हमारा डी है क्रेता, क्रेता हमारे विक्रेता से संबंधित, यानी कि जो खरीदार होता है उसको क्रेता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी, पूर्ण अंतरण। अगला क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। तो इसमें जो है सही कथन वो है, मरणजात आभोग सबसे सूक्ष्मतम हित है जिसे कोई व्यक्ति संभवतः किसी अचल संपत्ति में प्राप्त कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है? तो इसमें है ऑप्शन बी, मुस्लिम महिला का इद्दत मेहर का दावा। अगला क्वेश्चन, लिखित संविदा अथवा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि के मामलों में पट्टे की स्थिति क्या समझी जाएगी? तो ऑप्शन सी, वर्षानुवर्षी। हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत को प्रावधानित करती है? तो इसमें ऑप्शन बी, सेक्शन 73। हमारा अगला क्वेश्चन, किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता? तो इसमें ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ना तो लोकपद का अंतरण हो सकता है, ना ही उत्तराधिकार की संभावना मात्र का, और ना ही पुनः प्रवेश के अधिकार का। अगला क्वेश्चन, चुनाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय के अंतर्गत आता है? तो इसमें बी, अध्याय 2 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवर्त होता है? तो इसमें ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 2018 से। फिर है अगला क्वेश्चन, आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय होना चाहिए? तो इसमें बी, बेईमानी। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित के निर्णय पर आधारित है? तो हमारा है डी, रेग बनाम क्रूज। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें हमारा जो पहला है वो है संसदीय,
संसदीय धारा 51 में, तो ये हमारा सही नहीं है। ये है जो हमारा गलत, जो हमारा संसदीय है वो 52A में है। फिर है हमारा सदोसानी, तो धारा 23, तो ये हमारा सही है। फिर है हमारा 3 है 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, तो धारा 376D, तो ये हमारा सही है। फिर है सामूहिक बलात्कार, ये भी है 376D, ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है वो है सी। इसमें 2 और 3 4 ये सभी सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन ए नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, धारा 498। तो जो हमारा ये नवतेज सिंह जौहर का केस है जो हमारा है धारा 377 यानी कि 377 से। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए और उन्हें तैथिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा है पहला, इसमें हम देखते हैं हमारा जो स्टार्टिंग में केस आया था, तो इसमें हमारा पहले आया था यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का। जो हमारा सेकंड नंबर पे केस आया था वो आया था वीरेवती बनाम भारत संघ 4। तो जो हमारा फिर तीसरे नंबर पर डब्ल्यू कल्याणी बनाम राज्य द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो जो फिर इसका सबसे लास्ट वाला केस है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है 4th नंबर पे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, क्या हत्या करने के आशय से विष की एक प्राणतक खुराक यह को देता है और तब जबकि यह जीवित था एक अजनबी ने एक कह के ज्ञान के बिना यह पर हमला किया और उसको गोली से मार डाला? तो इसमें है ऑप्शन सी, कह हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा और कह हत्या का दोषी होगा। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन, ए यानी कि एक पुलिस अधिकारी जय को यह संस्वीकृत करने के लिए कि उसने अपराध किया है प्रेरित करने के लिए यातना देता है, किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? तो ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 330। हमारा अगला क्वेश्चन, ए को बै ने एक विशेष सूची प्रिंट करने के लिए कुछ ब्लॉक दिए थे, उसने एक प्रतिस्पर्धी फर्म की विशेष सूची उन्हें ब्लॉक से छाप दी है, उत्तरदायी है? तो इसमें ऑप्शन ए आपराधिक न्यासभंग का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है? तो ऑप्शन डी धारा 228A में। हमारा अगला क्वेश्चन, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए आपराधिक न्यासभंग के अपराध के प्रति। तो अब हमारा सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हमारा है ए में संपत्ति का परिधान। जो हमारा संपत्ति का परिधान किया जाता है वो किया जाता है उद्यापन में। फिर है हमारा बी में संपत्ति का न्यस्त होना। जो संपत्ति न्यस्त की जाती है वो की जाती है हमारी जो संपत्ति न्यस्त की जाती है वो हमारी की जाती है आपराधिक न्यासभंग में। फिर है हमारा संपत्ति का लेना बी में। तो संपत्ति जो ली जाती है वो हमारी ली जाती है चोरी में। फिर हमारा डी है निर्दोष तरीके से प्राप्त संपत्ति को संपरिवर्तित करके अपने स्वयं के प्रयोग में लाना। तो फिर ये जो किया जाता है ये किया जाता है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग में। तो इसका है ऑप्शन ए। फिर है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृश्यकारिता भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? तो इसमें है सी धारा 354 में। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन, किस मामले में भारतीय उच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से यह व्यक्त किया कि व्यक्तिगत स्वायत्तता और आत्मीयता की पहचान को मूल अधिकारों के अंतर्गत संरक्षित किया गया? ये हमारा किया गया है ए में, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो हमारा ए 103वां। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अभी हाल में कौन 5वां भारतीय ICC हॉल ऑफ फेम में प्रविष्ट हुआ है? तो उसमें है सी राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के शांतिपूर्ण समृद्ध एवं सत्य विकास की ओर अग्रसर विश्व पर चौथी बिम्स्टेक समिट कहाँ रुकी गई थी? तो इसमें ए काठमांडू नेपाल में।
फिर है 95। 5 नवंबर 2018 को भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें हमारा ए, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को सशक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 में किस भारतीय अभिनेता को बोस्टन में प्रतिष्ठित फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन सी, अनुपम खेर को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2017 शुरू हुआ था, तो इसमें डी, बोन में। हमारा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय और संधि की 11 मार्च 2018 को मेजबानी की? तो इसमें सी, भारत ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 ऑस्ट्रेलियाई खुली महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसमें ए, कैरोलिन वजनियाकी ने। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्नलिखित कौन सी धारा अधिकारिता को परिभाषित करती है? तो इसमें है डी, परिभाषित नहीं है। कथन ए, सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। फिर है कथन ए था ये। फिर है कारण आर, सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्जित होना चाहिए। तो इसमें नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन, सूत्र इक्वाइटो बेनिफिशियम नॉन डाटोर, यानी कि विधि किसी व्यक्ति के कोई अधिकार या फायदा उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान नहीं करती है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस प्रावधान से संबंध रखता है? तो इसमें ऑप्शन डी, आदेश 23 नियम 1 से। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, मैत्रीपूर्णवाद, धारा 90 आदेश 35। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, केवल एक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कौन सी धारा स्पष्टतः उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति के प्रकृति की है? तो इसमें ऑप्शन सी, धारा 115। अगला क्वेश्चन 106, अभिवचन का एक आधारभूत सिद्धांत है कि अभिवचन तात्विक तथ्यों और मात्र तात्विक तथ्यों का ही समावेश होना चाहिए। निम्न में से कौन सा बात तात्विक तथ्य को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए है उद्धव सिंह बनाम माधवराव सिंधिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सही सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन ए। तो इसमें जो सही है वो हमारा है 2, 3 और 4। तो इसमें निर्णय और डिक्री धारा 34, तो ये सही नहीं है। जो हमारा निर्णय और डिक्री है वो धारा 33 में है, और जो खर्चे वो 35 में, ये भी सही है। फिर वादों को संशोधित किया जाना, धारा 2 से भी ये सही है। फिर हमारा विधिक प्रतिनिधि, तो धारा 50 से भी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए हमारा देखते हैं, अधिकारिता के बारे में आक्षेप, जो हमारा ये संबंधित है, ये किरण सिंह बनाम चमन पासवान के केस से। फिर है हमारा पक्षकारों का जोड़ा जाना, तो ये हमारा है रजिया बेगम बनाम शहजादी अनवर बेगम के केस से संबंधित है। फिर जो हमारा सी है वो है आणविक पूर्ण न्याय, तो जो ये हमारा संबंधित है, ये हमारा वर्कमैन बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कोचिन पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित है। फिर है हमारा स्थायी व्यादेश, जो हमारा स्थायी व्यादेश संबंधित है, जो है अमेरिकन साइनमाइड कंपनी बनाम इथिलोन लिमिटेड से संबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन, संविधिक लिखित की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित प्रावधान है। तो हमारा है ऑप्शन ए, आदेश 27 से नियम ए में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक अधिकारी नहीं है। तो इसमें डी है, मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी किंतु सरकारी सेवा में नहीं हो। फिर हमारा सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हमारा है ये है, इसमें कैविएट दाखिल करने का अधिकार, जो हमारा ये कैविएट दाखिल करने का अधिकार है वो 148 में है। फिर हमारा प्रत्यस्थापन है हमारा धारा 144 में। फिर हमारा न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है, जो हमारी इनहेरेंट पावर है वो 151 में है। फिर हमारा दीवानी प्रकृति के वाद डी, तो जो दीवानी प्रकृति के वाद है वो है 9 में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न मामलों में दीवानी न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। तो इसमें ऑप्शन डी सही है हमारा, डिग्री के निष्पादन के लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिग्री के निष्पादन में इस तरह की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, धारा 56। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गई है, ये शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है? तो हमारा ऑप्शन डी, मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न के शुद्ध आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा खारिज किया जा सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, गंभीर बीमारी पर।
अगला क्वेश्चन, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? तो इसमें बी, आदेश 47 नियम 1 के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है कथन ए, करार जिसका उद्देश्य विधि विरुद्ध होता है शून्य है। फिर है कारण आर, वैध संविदा अपेक्षा करती है कि पक्षकारों को पूर्ण रूप विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए संविदा करनी चाहिए। निम्न दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें हमारा है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। फिर देखिए दोस्तों, हमारा है फिर दूसरे की इच्छा पर अधिशासन करता है, तो हमारा इसमें है असम्यक असर, तो ये हो जाएगा हमारा असम्यक असर 3 में। फिर हमारा बी में है वचनदाता की वांछा पर, तो फिर इसमें हमारा हो जाएगा प्रतिफल, जो प्रतिफल दिया जाना चाहिए वचनदाता की वांछा पर दिया जाना चाहिए। फिर हमारा किसी बात को करने या ना करने की संविदा सी, तो सी में हो जाएगा हमारा यह होती है समाश्रित संविदा। फिर है हमारा डी, जहाँ के कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात विधिपूर्वक करता है, तो फिर ये है हमारा ये हो जाएगा संविदा क्लब। तो इसमें हमारा है ऑप्शन बी। फिर है वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो ये हमारा है सी, शून्यकरणीय संविदा पर। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, तो ऑप्शन बी, जब तक परिस्थापक के ज्ञान में आ जाती है, यानी कि जब वह परिस्थापक के ज्ञान में आ जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 121, घोषणात्मक विबंध पर निम्न एक वाद है, तो हमारा है सी, ए और बी दोनों, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद और दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है डी, लोकनीति हेडले बनाम वैक्सनडेल से संबंधित नहीं है, ये हमारी क्षतिपूर्ति से संबंधित है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 73 से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन 123, कपट और दुर्रेपुटेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो है ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि जो हमारा एक है वो है दोनों संविदा को शून्य करने बनाते हैं, और दूसरा है हमारा कपट दुष्कृति में नुकसानी के लिए वाद हेतु प्रस्तुत करता है, तो हमारा इसमें दोनों सही है। हमारा 124, कै उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में खे के विरुद्ध संस्थित किया है छोड़ देने का खे को वचन देता है और खे ली गई चीज़ों का मूल्य लौटा देने का वचन देता है, तो इसमें ऑप्शन सी करार शून्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है हमारा किसी विधिक कर्तव्य का पालन करना वचन के लिए प्रतिफल नहीं है। दूसरा है हमारा वाद लाने से प्रवृत्त रहना सदैव ही पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है। फिर है तीसरा, प्रतिफल का वचन के अनुरूप पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ए 1, 2 और 3 तीनों सही है। नंबर 126, भारतीय संविदा संशोधन अधिनियम 1957 में संशोधित है, यानी कि किया गया है, तो इसमें ऑप्शन सी, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 127, संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी, नवीन। हमारा क्वेश्चन 128, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत आवश्यक, तो इसमें बी, केवल आवश्यक की संपत्ति उत्तरदायी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 129, चलत प्रत्यापूर्ति परिभाषित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत। हमारा क्वेश्चन नंबर 130, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें देखिए हमारा है ऑप्शन ए सही है। इसमें देखो जो हमारा विफलता का सिद्धांत है, वह टेलर बनाम कोल्डवेल से संबंधित है। फिर हमारा है विशेष क्षतिपूर्ति का जो हमारा सिद्धांत है वह हेडले बनाम वैक्सनडेल से संबंधित है। फिर हमारा पूर्वकालिक संविदा भंग जो हमारा होचेस्टर बनाम डेलाटूर से संबंधित है। फिर हमारा क्रॉस प्रस्ताव जो है हमारा टिन्नाम हाफमैन एंड कंपनी से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन पंदम करार है, तो है इसमें ऑप्शन सी, शून्य। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम ने संदायों के विनियोग से संबंधित क्लेटन के वाद का नियम निम्नलिखित में से किस धारा में अंगीभूत किया है, तो ऑप्शन बी, धारा 59 में। क्वेश्चन 133, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है, तो ऑप्शन सी, 7 वर्ष की अवधि तक का कारावास। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो है ऑप्शन डी, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, धारा 357 CRPC, तो ये गलत है। जो हमारी पीड़ित प्रतिकर स्कीम है वो 357 में दी गई है। अगला क्वेश्चन, एक दंडिक कार्रवाई जो समनीय नहीं है अभी खंडित की जा सकती है, तो ऑप्शन डी,
इसमें ऑप्शन सी सही है, उच्च न्यायालय द्वारा। फिर है हमारा 136 कथन ए, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का विवेचन किया है और ऐसे अविवेचन पर दोषित किया गया है, वहां कोई अपील नहीं होगी। तो कारण आर, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दोषी होने का विवेचन करता है, दोषित किए जाने पर व्यतीत नहीं हो सकता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 137, आरोप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो है हमारा 1 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होता है जिसका अभियुक्त पर आरोप हो सकता है। फिर है दूसरा हमारा, यदि एक ही समयवार के क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारणा में उस पर आरोप लगाया जा सकता है। तो ये दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन है सी, यानी कि दोनों, एक और दो, दोनों सही है। हमारा अगला क्वेश्चन 138, किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल प्रारंभ होता है। तो है ऑप्शन डी, उस समय के प्रत्येक क्षण से जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 139, जिसमें है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा एम है अग्रिम जमानत। जो हमारी अग्रिम जमानत है वो है हमारी सेक्शन 438 में, तो इसका होगा 3। फिर जो हमारा परिवाद पर संज्ञान जो है हमारा वो है 190 में, तो इसका होगा 4। फिर सी में हमारा न्यायालयों की भाषा, न्यायालयों की भाषा है हमारी 272 में, तो इसका होगा 1। फिर डी ए में हमारा अभ्यासिक अपराधियों के शिष्टाचार के लिए प्रतिभूति, तो डी। तो जो ये हमारी है वो है 110 में, तो इसका 2, तो इसका आंसर होगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन 140, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित की गई है। तो इसमें ऑप्शन बी 173। फिर हमारा क्वेश्चन 141, सूत्र, किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतु के लिए 2 बार तंग नहीं किया जाना चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा में स्थान प्राप्त करता है। तो हमारा ऑप्शन बी धारा 300 में। फिर हमारा क्वेश्चन 142, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 टी के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है, तो अपील का निपटारा होगा। तो इसमें ऑप्शन ए, ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 6 माह के भीतर। हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदस्य है। तो हमारा ऑप्शन सी धारा 97। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 144, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होती है तो दंडिक न्यायालय जारी कर सकता है। इसमें ऑप्शन सी अनुरोध पत्र। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें जमानत नियम है, कारागार अपवाद है, यह कदम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन सी मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। हमारा क्वेश्चन नंबर 146, गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी धारा 54 में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 147, दंड प्रक्रिया संहिता 1977 की धारा 164 के अंतर्गत बलात्कार की किसी भी पीड़िता को ऐसे अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त होने के अंदर परीक्षण के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक के पास भेजना होगा। तो हमारा ऑप्शन सी 24 घंटे के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 148, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया कि समन की तामील होने की तिथि के 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए कैलाश बनाम ननकू। फिर हमारा क्वेश्चन 149, प्रतिवादी पर दस्ती समन तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, आदेश 5 नियम 9 के सीपीसी के अंतर्गत। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन 150, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अन्यत्र उपस्थिति रहने के विभाग से जो है हमारा एविडेंस की धारा 11 से संबंधित। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।